नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक टॉपिक हमें हिंदी कहानी में जादू यथार्थवाद, एक छोटा सा टॉपिक है, ये पढ़ना है। और हिंदी के अन्य प्रमुख कहानीकार हमें पढ़ने हैं। देखिए, पिछले जो 3 वीडियोज़ हैं, पहले डे 1 के 2 वीडियोज़ आपने देखे होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। इसमें हमने हिंदी कहानी का विकास पूरा देखा है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था, इसलिए 2 पार्ट में आया है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पक्ष है हिंदी कहानी का विकास, पेपर 1 का पार्ट है, तो इसको हमने डिटेल में देखा। फिर ये टॉपिक्स हमने कल किए थे, जो 4 छोटे छोटे टॉपिक्स थे, ये हमने कर लिए हैं। तो अब आज के अगर ये 2 टॉपिक कर लेंगे तो हमारा पेपर 1 का पार्ट पूरा हो जाएगा। तो जो बच्चे लगातार फॉलो कर रहे हैं वो अपने नोट्स के हिसाब से, जैसा मैंने कल भी आपको समझाया था, अपने नोट्स के हिसाब से तैयार कर लें। और जो भी पढ़ रहे हैं बस इन टॉपिक्स के आधार पे पढ़ें, और रिवीजन वीडियो से आपको ये हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, किसको कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ों में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सिलेबस के हिसाब से महत्वपूर्ण है, किन चीज़ों पर ज़्यादा समय देना है और किन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको इन वीडियो से पता चलते रहेंगे। ठीक है। और आपका फीडबैक लगातार मेरे पास आ रहा है, काफ़ी बच्चों ने इसको अच्छा बताया कि सर हमको काफ़ी लाभ हो रहा है। और फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के 2 टॉपिक शुरुआत करते हैं। पहला है हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से आप मेरे से पूछें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, फिर भी सिलेबस में है या नोट्स में है, तो थोड़ा सा हम इसे देख सकते हैं। जादुई यथार्थ जो शब्दावली है, यह लैटिन अमेरिका के रचनाकारों ने प्रयुक्त इसको किया है, जादुई यथार्थवाद। ठीक है। रचना के यथार्थ को अभिव्यक्त करने की एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत रचनाकार किसका सहारा लेता है? रचनाकार मिथक का सहारा लेगा, विश्वास का सहारा लेगा, या मान्यताओं आदि का सहारा लेगा। मतलब यथार्थ की ही अभिव्यक्ति करेगा, लेकिन मिथक, विश्वास या मान्यताओं के आधार पर इसको यथार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। जैसे फैंटेसी हमने पढ़ी थी कि कल्पना टाइप से होती है फैंटेसी, जिसको शिल्प के धरातल पर भी प्रयोग किया जा सकता है। वैसे ही इनके सहारे से यथार्थ को अभिव्यक्त करने की कोशिश की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि यथार्थ जटिल होता है, तो इन मिथकों का, विश्वासों का सहारा ले लेंगे तो उस जटिलता को आसानी से व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है। तो कहानीकारों ने जादुई यथार्थ को शिल्प के धरातल पर अपनाया है। कौन कौन सी इसकी कहानी है? जैसे सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था वो था पंकज विष्ट की एक कहानी थी, बच्चे गवाह नहीं हो सकते। ऐसे ही उदय प्रकाश की कहानी है तिरिच, दरियाई घोड़ा, मूंगा, दूधनाथ सिंह की कहानी, प्रसिद्ध कहानी है रीछ। इनमें इस जादुई यथार्थवाद का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, थोड़े छोटे से रूप में हमने देख लिया। अब आते हैं आज की वीडियो के महत्वपूर्ण टॉपिक पर, वो है हिंदी के प्रमुख कहानीकार। यहाँ पर लिस्ट नहीं दी है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो सिलेबस में है वो 5 कहानीकार सिलेबस में है, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। पहला जो कहानीकार हमारे सिलेबस में है वो है प्रेमचंद। ठीक है। दूसरे जो कहानीकार हैं वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। ठीक है। उसके बाद जो तीसरे हैं वो है मोहन राकेश। चौथा अज्ञे, और 5वें हैं कृष्णा सोबती। ये 5 कहानीकारों को हमें अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। पढ़ने का क्रम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हम अज्ञे को थोड़ा पहले पढ़ेंगे। ठीक है। अज्ञे को हम पहले पढ़ेंगे और मोहन राकेश को हम बाद में पढ़ेंगे। तो तीसरे नंबर पे हम अज्ञे को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी क्रम में पढ़ेंगे, पहला प्रेमचंद, फिर जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। ये 5 हमारे सिलेबस में है। तो पहले से शुरुआत करते हैं हम, किससे? प्रेमचंद से। पहला हमने बात की कि पहला जो कवि हमें पढ़ना है वो है प्रेमचंद। ठीक है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ते हैं हम। देखिए, प्रेमचंद आपके पेपर 1 में तो है ही, और पेपर 2 में भी आपके सिलेबस में है। प्रेमचंद की 16 कहानियां हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। तो उन 16 कहानियों को भी जब हम पढ़ेंगे तो प्रेमचंद हम वहाँ भी पढ़ते हैं।
देखिए, आपको मैंने जब कहानी का विकास बताया था तो आपको बताया था कि प्रेमचंद पूर्व युग था एक, उसके बाद में प्रेमचंद प्रसाद एक युग था। इस प्रकार से काल विभाजन किया है। तो प्रेमचंद के नाम पे अगर आप सोचिए कहानी का काल विभाजन किया गया है तो ये कहानी के लिए कितने महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि कहानी लेखन के एक शिखर पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है, जो अगली लाइन है, ये हर जगह इनकी प्रसिद्ध लाइन है कि प्रेमचंद ने, ये उपन्यास के लिए ज़्यादा यूज होती है कि प्रेमचंद ने उपन्यास की कर्म भूमि ही नहीं बदली बल्कि उपन्यासों का कायाकल्प ही कर दिया। ये लेकिन कहानियों के लिए भी सत्य है, तो आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं इस लाइन को कि प्रेमचंद की कहानियां ने न केवल कहानियों की कर्म भूमि बदली बल्कि कहानियों का क्या किया, कायाकल्प ही किया। अब बात आएगी कि सर ये कायाकल्प क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए, दोनों धरातल पे एक कायाकल्प देखने को मिलता है, एक तो कथ्य या विषय के धरातल पे या और एक शिल्प के धरातल पे भी ये बदलाव देखने को मिलता है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कायाकल्प क्या हुआ है ये आपको पता होना चाहिए भाई। अगर चाहें तो इसी कोटेशन पे भी सवाल बनाया जा सकता है। ठीक है, इनकी पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप इसको जब उत्तरों में लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, कहानीकार प्रेमचंद ने संसार का सबसे अनमोल रत्न से अपनी कहानी कला की शुरुआत की थी, जो अंत तक आते आते एक प्रौढ़ावस्था की अवस्था में पहुंच गई थी, जिसमें उन्होंने कहानियों का कायाकल्प ही कर दिया था। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने केवल हिंदी में नहीं लिखा, इन्होंने उर्दू में भी लिखा है। 300 से ज़्यादा कहानी लिखी हैं। मानसरोवर के 8 खंडों में इनकी कहानियों का संकलन मौजूद है। ठीक है, एक और कोटेशन इनका आप याद रख सकते हो, ये वाला कि प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी के विकास का केवल एक चरण ही नहीं बल्कि एक लीप या छलांग है। पर इनके कहानी में जितने परिवर्तन हुए हैं, इन्होंने जो कायाकल्प किया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि कोई एक कदम या एक चरण ना होकर ये क्या है, एक लीप है, एक छलांग है। ठीक है, तो ये एक कोट आप ये याद रख सकते हो, एक कोट आप ये याद सकते हो, अधिकांश उत्तरों या व्याख्या में इसको शामिल कर सकते हो। अब देखो, इनकी जो कहानी कला है, इनकी कहानी कला के 2 चरण हमको देखने को मिलते हैं। पहला चरण वो है 1907 से 1925 वाला, जो पहला चरण है। उसमें क्या होगा, देखिए आपने जब प्रेमचंद पूर्व युग पढ़ा था तो आपको याद होगा वहां पे आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की बात की गई थी। ठीक है, आदर्शोन्मुखी कहानियां थी, यथार्थवाद नहीं था उस टाइम तक। यथार्थवाद का जो लाने का श्रेय है वो प्रेमचंद को ही जाता है, लेकिन ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद था। पहले क्या था, केवल आदर्शवाद ही दिखाया जाता था, मतलब कि आदर्श, जैसे राम राज्य हमने पढ़ा, यह आदर्शवाद का एक उदाहरण है। केवल ऐसे माना जाता था कि राम राज्य जैसा ही राज्य होगा, वो कहानी कला का विषय था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यथार्थ तो बताया कि समाज में क्या चल रहा है, लेकिन उसको क्या किया, आदर्शोन्मुखी रखा। मतलब कि अगर समाज को यथार्थवादी बताया भी है तो उसके बाद क्या आदर्श होने चाहिए ये भी साथ साथ कहानी में बताया है। इसके लिए उन्होंने हृदय परिवर्तन जैसे कई जो थ्योरीज हैं उनको शामिल किया है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है बड़े घर की बेटी। इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होता है परिवार के बीच में, और अंत तक आते आते प्रेमचंद उसमें उस कॉन्फ्लिक्ट को इस कहानी में रिजॉल्व कर देते हैं। तो अंत जो उनका होता था वो आदर्शोन्मुखी अंत देखने को मिलता था। ठीक है, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ये इनकी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, जैसे जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वही नोट्स में है। यथार्थ समस्याओं पर तो लिखते थे, परंतु हृदय परिवर्तन से आदर्श के बिंदु पर क्या करते थे, ये समाप्त करते थे। ठीक है, विषय तो क्या होंगे, यथार्थवादी, और अंत कैसा होगा, आदर्शोन्मुखी। मैंने ये दोबारा कोटेशन लिख रखा था कि हर जगह काम में आएगा कोटेशन। फिर जो अगला चरण आता है 1925 के बाद में, प्रेमचंद भी क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। उनको ये लगता है कि केवल यथार्थवाद का अंत
आदर्शवाद के धरातल पर ही नहीं सोचा जा सकता। इसको बिल्कुल जो यथावत है, जैसा है वैसे का वैसे मुझे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया बाद में, वास्तविक नग्न यथार्थवाद, मतलब जैसा है ना, अगर कोई विषय ऐसा समाज में मौजूद है जो बहुत ही खराब स्थिति में है, तो उन्होंने उसको वैसे का वैसे ही रखा है। ऐसी जो कहानियां हैं वो ये हैं। सारी कहानियां हमारे सिलेबस में हैं जिनको हमें देखना है। पूस की रात, इसमें किसान समस्या पर बात की गई है। सारी की कहानियों के शॉर्ट वीडियोज मैं आपको दूंगा जल्दी ही, जिसमें हर कहानी की एक समरी होगी, हर कहानी के पात्रों के बारे में बताया जाएगा और हर कहानी के जो मुख्य व्याख्या के लाइनें हैं वो मैं आपको दे दूंगा, है ना, वीडियो भी बना दूंगा उसके ऊपर, ताकि 5-5, 10-10 मिनट में आप उस कहानी को समझ सकें। तो पूस की रात में जैसे किसान समस्या बताई है, कफन और सदगति में दलित समस्या पर उन्होंने बात की है, शतरंज के खिलाड़ी में उन्होंने राजनीतिक उदासीनता की बात की है, जो क्या है यथार्थ से ही शुरू होकर और यथार्थ पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये 2 चरण, जब भी आप प्रेमचंद का उत्तर लिखेंगे आपको 2 चरणों की चर्चा वहां पर करनी है। ठीक है, दोबारा बता दो क्या है। पहले में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, मतलब विषय यथार्थवादी, अंत आदर्शोन्मुखी। दूसरे में यथार्थ से शुरू यथार्थ पर खत्म। ठीक है, अब मैंने कुछ कहानियों के जो मुद्दे हैं वो शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं। जैसे पहले चरण की जो कहानी पंच परमेश्वर में भारतीय न्याय प्रणाली पर कटाक्ष की गई है। बूढ़ी काकी में वृद्ध वर्ग की समस्या पर बात की गई है। बड़े घर की जो बेटी है उसमें आनंदी एक पात्र है कि परिवार के संयुक्त परिवार व्यवस्था थी उस पर, और परिवार की संयुक्ता तो बचाने के लिए व्यक्तिगत अपमान को भी भूलने के लिए तैयार होता है। यह आदर्शवाद ही है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे चरण की जो नग्न यथार्थवादी कहानियां हैं उसमें जैसे ईदगाह है, बाल मनोविज्ञान पर है। पूस की रात मैंने अभी बताया, हल्कू किसान होता है, किसान समस्या पर है। कफन और सदगति मैंने आपको बताया था, दलित समस्याओं पर है। शतरंज के खिलाड़ी राजनीतिक उदासीनता पर है। तो ये उदाहरण आपको याद होने चाहिए। अभी हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन जब 16 कहानियों की हम चर्चा कर लेंगे आपको एग्जैक्टली ये उदाहरण अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा जब लिखें तो आपको शिल्प की भी बात करनी है कि शिल्प के धरातल पे भी उन्होंने परिवर्तन किए हैं। शिल्प के धरातल पे पहला जो परिवर्तन था वो था भाषा के लेवल पे। हिंदुस्तानी भाषा है, जो प्रेमचंद की भाषा है वो हिंदुस्तानी भाषा है, और संवाद योजना के सारे ये आगे बढ़ते हैं। मतलब 2 पात्रों के बीच में संवाद करवाते हैं, जिससे क्या होता है कथानक जो है वो आगे बढ़ता है। तो ये इनके शिल्प की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको प्रेमचंद के बारे में बताया। रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हों कि एक तो इनकी विशेषताएं क्या हैं, उर्दू में लिखा, कितनी कहानियाँ लिखी, कहाँ प्रकाशित हुई। फिर 2 चरण आपको बताने हैं, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद और वास्तविक नग्न यथार्थवाद। फिर इनके उदाहरण आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेमचंद हुआ। अब हम जो पढ़ेंगे दूसरा जो हमारे सिलेबस में कवि हैं, कहानीकार हैं, वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद, देखिए हमने जब वहाँ बात की थी तो मनोविश्लेषणवादी एक धारा थी जो हमने कहानी की विकास यात्रा में देखा था, वहाँ पर जयशंकर प्रसाद देखने को मिलते हैं। जयशंकर प्रसाद आपको पता है, इनकी जो कामायनी रचना है हमने पद्य में पढ़नी है या आपने पढ़ी होगी। तो ये छायावादी रचनाकार है, गद्य में भी इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानियाँ लिखी हैं। ये यथार्थवादी नहीं बल्कि क्या है, स्वच्छंदतावादी, रोमांटिक रचनाकार हैं। इन्होंने 69 कहानियाँ लिखी हैं, लगभग 70 के करीब कहानियाँ लिखी हैं। प्रमुख कहानियाँ आपको इनकी पता होनी चाहिए, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी आदि, ये इनकी इसमें क्या हुई हैं, प्रकाशित हुई हैं। ये कहानी संग्रह हैं इनके। इनकी कहानी कैसी होंगी, बौद्धिक होंगी, मनोवैज्ञानिक होंगी, और यथार्थवाद का भी उसमें क्या होगा, कुछ फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। इनकी 2 कहानियाँ काफ़ी फेमस हुई हैं, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो जिससे इनको कहानी के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि मिली। एक है आकाशदीप और दूसरी है पुरस्कार। ठीक है, दोनों के महत्वपूर्ण पात्र मैंने यहाँ लिख रखे हैं। आकाशदीप की चंपा है और पुरस्कार की कौन है, मधुलिका। ठीक है, देखिए आकाशदीप एक इतनी महत्वपूर्ण, इतनी प्यारी रचना है। आकाशदीप की नायिका कौन है, चंपा। ठीक है,
और नायिका चंपा क्या कहती है, नायक से गहरा प्रेम करती है, किंतु पता चलता है उसे कि नायक ही उसे पिता का हत्यारा है। सोच के देखिए आप, एक बार इमेजिन करके देखिए कि ऐसी मनोस्थिति क्या होगी किसी की जिससे वो प्रेम कर रही है, उसे पता चल रहा है कि उसके पिता का हत्यारा उसका प्रेमी है। ठीक है, तो ऐसे में जो मनोभाव एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न होंगे, उन्हीं मनोभावों को आकाशदीप में बताया गया है। तो इसमें अगर मनोभाव कैसे होंगे, अंतर्द्वंद से ग्रसित होगा, है ना, कि मन में होगा एक डिलेमा, जो जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं, वो डिलेमा से वो क्या होगा, ग्रसित होगा। तो उसके मनोविज्ञान का पूरा चित्रण कहानी में किया जाएगा। और इस कहानी का अंत क्या होता है कि वो अंतर्द्वंद से ग्रसित होकर भी बाद में एक निर्णय करती है, और नायक की क्या कर देती है, हत्या करने का निर्णय लेती है, लेकिन कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि थॉट्स जो होंगे ना मन के, वो उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे अंततः। तो ये मनोवैज्ञानिक जो द्वंद्व है वो इस कहानी में दर्शाया गया है। ठीक है, दूसरी जो कहानी है वो है पुरस्कार। उसकी जो महत्वपूर्ण पात्र है वो मधुलिका। सेम दोनों के देखेगा पैटर्न सेम है। नायिका को पता चलता है कि उसका प्रेमी क्या है, राष्ट्रद्रोही है। ठीक है, इसमें प्रेम है किसका, इसमें क्या हुआ था, आकाशदीप में पता चलता है कि उसके पिता का हत्यारा है। यहां नायिका को पता चलता है कि उसका प्रेमी कौन है, राष्ट्रद्रोही। तो राष्ट्रद्रोह आपको अपने राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। तो आपका क्या बोध जागेगा, कर्तव्य बोध जागेगा। और दूसरी तरफ क्या है, प्रेम है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, द्वंद्व होगा। ये कैसा द्वंद्व है, ये मनोवैज्ञानिक है, मनोविश्लेषणवादी द्वंद्व है। इसीलिए इनकी कहानियां क्या कही जाती हैं, मनोविज्ञान से प्रेरित कही जाती हैं। तो ये अंत में क्या करती है, अपने कर्तव्य को चुनती है और सच्चाई को क्या करती है, उजागर करती है। कर्तव्य बोध, यथार्थ, जो हम आदर्शवाद की बात कर रहे थे, वो आदर्शवाद यहाँ भी देखने को मिलता है। और ये क्या करती हैं, अपने प्रेमी को बचाती नहीं है, बल्कि उसको क्या कर देती हैं, उजागर कर देती हैं। दूसरा क्या था इसमें, जो देखने की बात है कि उजागर तो कर दिया, लेकिन प्रेम में भी अपना समर्पण भाव दिखाती हैं। और जब घोषणा की जाती है, उनको पुरस्कार पूछा जाता है कि भाई आपको आपने इतना बड़ा काम किया कि अपने प्रेमी को, राष्ट्रद्रोही जो है, उसको उजागर किया है, तो आपको क्या पुरस्कार दिया जाए। तो वो पुरस्कार स्वरूप क्या मांगती हैं, प्राणदंड मांगती हैं। क्या मांगती हैं, प्राणदंड, कि मुझे ही मौत की सजा सुना दी जाए। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो है मधुलिका। तो आकाशदीप और मधुलिका बहुत ही अच्छी कहानियां हैं, जो किसने रची हैं, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, अब देखिए, आप हो सकता है आपको सीधे सीधे कहानियां नहीं लिखनी पड़े, पर इनकी चीजों को आप इनपुट्स के रूप में अपने उत्तरों में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि भाई प्रवृत्तियां रूप विधान के आधार पर प्रसाद की किस प्रकार की कहानियां वो लिखते हैं। तो उनकी कई तरह की कहानियां हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कहानियां आपने यहाँ देखी। ठीक है, और भी उन्होंने लिखी हैं, ऐतिहासिक लिखे हैं, यथार्थवादी लिखी हैं, प्रतीकात्मक लिखी है, भाववादी लिखी है, मनोवैज्ञानिक कहानियां का हमने उदाहरण देख लिए। ठीक है, ये इनके कहानी के विभिन्न डाइवर्सिटी जो होती है, कहानियों में जो वैविध्य है, वो यहाँ देखने को मिलता है। कुछ और विशेषताएं अगर हम देखें, हाँ, तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग है। आपने अभी थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा, महत्वपूर्ण पात्र कौन है, चंपा। महत्वपूर्ण पात्र कौन है, मधुलिका। तो नेचुरली, नैसर्गिक रूप से नारी चरित्र क्या होंगे, इनके प्रभावशाली होंगे। और किस गुणों से युक्त होंगे, समर्पण एवं त्याग से युक्त होंगे। जैसे अभी जो सीखा, मधुलिका और चंपा का उदाहरण दे दीजिए आप। ठीक है ना। दूसरा, वर्णनात्मक शैली मिलेगी। ठीक है, वार्तालाप, संवाद, आत्मकथा और पत्र शैली भी इनके यहाँ देखने को मिलती है। देखिए, जब मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की बात होगी तो भाषा कैसी होगी, काव्यात्मक और भाव से युक्त होगी। बिंब भी मिलेंगे, प्रतीक भी मिलेंगे, लय भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको शिल्प के धरातल पे ये विशेषताएं देखने को मिलती है। ठीक है, हमने कल जो पिछले वीडियो में देखा था, कहानी विकास की यात्रा, ये जो मनोविज्ञान या मनोविश्लेषणवादी जो रचनाएं हैं, या जो ये धारा थी, ये आगे भी कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू कौन करते हैं, लाचन जोशी, जैनेन्द्र, आगे इनको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जब इनको हम पढ़ेंगे तब ये चीज़ें हम वहाँ भी पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जाए, आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। 2 कवि हमने पढ़ लिए हैं, जो प्रेमचंद और प्रसाद युग के जो दोनों कवि हैं, क्योंकि प्रेमचंद को भी पढ़ा है आज हमने, और प्रसाद को भी हमने पढ़ा है। अगर आप एकदम बिल्कुल बेसिक आउटलाइन अगर आज बनाना चाहें, तो मैं एक आपको प्रश्न दे रहा हूं
प्रेमचंद व जयशंकर प्रसाद की कहानियों में समानताएं एवं असमानताएं। ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो एग्जाम में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए, शब्दों को उत्तर में पिरोने के लिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं। तो ये होमवर्क आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कहानीकार अज्ञे की। ये हमारे सिलेबस में तीसरे कवि हैं, 3 नंबर के कवि हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने बात की थी कि जयशंकर प्रसाद ने एक मनोविश्लेषणवादी जो धारा थी उसको चलाया था, जिसमें मन के जो चिंतन मनन होते हैं या मन में जो चल रहा होता है वो भाव केंद्र में होते हैं। उसी धारा को आगे बढ़ाने के काम किसने किया है? अज्ञे जी ने किया है। ये कब के कवि हैं, कहानीकार हैं? ये उत्तर प्रेमचंद युग के। देखिए, हमारे सिलेबस में 2 तो हो गए, प्रेमचंद और प्रसाद, जो प्रेमचंद और प्रसाद युग के ही हो गए। फिर कहानीकार अज्ञे हो गए, जो प्रेमचंद पश्चात का जो युग हमने पढ़ा था उसके ये लेखक हैं। और मनोविश्लेषणवादी और मनोवैज्ञानिक जो धारा है उसके लेखक हैं जो प्रसाद थे। प्रसाद की परंपरा को ये क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये लाइन आप लगभग सभी में लिख सकते हो। कहानीकार केवल कहानी नहीं लिखता है, वो कविता भी लिखेगा, उपन्यास भी लिखेगा, सब लिखेगा। अज्ञे की असाध्य वीणा हमारे सिलेबस में है, तो आप लिख सकते हो कविता, उपन्यास, निबंध, सब में इन्होंने क्या किया है? लेखन किया है। देखिए, जब ये मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणवादी धारा से हैं तो इनकी कहानियों में क्या मिलेगा? सूक्ष्म विश्लेषणवाद, वैचारिक परिपक्वता, जिसमें किसका केंद्र में क्या होगा? व्यक्ति का व्यक्तित्व, मानसिक पक्षों का केंद्रीय महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इन पर जो प्रभाव है, 2 विचारधाराओं का प्रभाव है। विचारधाराएं आपको नहीं पता होना चाहिए, केवल नाम पता होना चाहिए। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद और सार्त्र का अस्तित्ववाद। मनोविश्लेषणवाद क्या कहता है? मनोविश्लेषणवाद मन की स्थिति को बताता है, और अस्तित्ववाद क्या बताता है कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में सवाल उठाता है, ठीक है। अब इनका मूल स्वर क्या रहेगा? व्यक्ति के अंतर्मन की खोज। मनोविश्लेषण है तो व्यक्ति के अंतर्मन की खोज। इसकी जो महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं वो देखिए, एक तो रोज, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये। रोज, रोज क्या है? इसमें ऐसा मतलब एक मन की स्थितियों को बताया है, जिसमें केंद्रीय वाक्य जो है वो ये है, ऐसा रोज रोज होता है। हम भी कहते हैं ना, यार ये तो रोज रोज होता है, ऐसे कुछ भाव इसमें देखने को मिलता है। ऐसी और कहानियां इनकी, मेजर चौधरी की वापसी, और दूसरा है पुलिस की सीटी। अब पुलिस की सीटी है तो ये क्रांतिकारी चेतना से प्रेरित है ये कहानी। और इनके जो थॉट्स हैं, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है, सार्त्र है, तो दोनों कौन है? ये पश्चिमी हैं, मतलब विदेशी हैं। तो पश्चिमी विचारकों के भारतीय परिस्थितियों के इन्होंने क्या किया? हुबहू न अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों में क्या किया? अनुकूल किया। तो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। तो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रेरित कौन कौन सी कहानियां हुई? रोज, मेजर चौधरी की वापसी और पुलिस की सीटी, ये 3 कहानियां हुई, ठीक है। अब बात आती है सार्त्र के अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, ये क्या कहते हैं कि ये किसी प्रकार के नएपन से रहित, ये रहित है, रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं ये बताता है। मतलब व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो संबंधों से जोड़कर व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं, कब टूटते हैं? अगर कोई नयापन नहीं आता है, नयापन नहीं आता है तो उसमें संबंधों की क्या होती है? टूटन होती है। उसको इन्होंने बताया है, ठीक है। अब ये जो आपने पढ़ा था कि प्रेमचंद के बाद के जो काल हैं उसमें प्रेमचंद के उत्तर प्रेमचंद के बाद में एक नई कहानी भी आती है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो नई कहानी की पूर्व पीठिका है, मतलब नई कहानी की शुरुआत करने का श्रेय कहीं ना कहीं, जो बैकग्राउंड क्रिएट करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? अज्ञे जी को जाता है। ये देखिए बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स बन रहे हैं, जो आप वाक्य किसी भी फॉर्मेट में तैयार हो पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इनकी जो कहानियां हैं, व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं, तो इनकी कहानियां किसके ऊपर होंगी? महत्वपूर्ण स्त्री पुरुष संबंधों पर इनकी सारी कहानियां, अधिकतर कहानियां सार्त्र के अस्तित्ववाद से जो प्रेरित कहानियां हैं वो इसी पर है, ठीक है। तो 2 धाराओं का प्रभाव हो गया, उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हो गई।
अब बात आती है कि इन्होंने शिल्प के धरातल पर क्या परिवर्तन लाए या शिल्प की इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये कथानक की विशेषताएं होगी, ये किसकी होगी, कथानक की होगी, कहानियों में क्या है, और बाद में आती है शिल्प। तो देखिए हमने जो बात की थी, जैसे जैसे प्रेमचंद के बाहर चले जाओगे और नई कहानी तक पहुंचोगे और एक दुनिया समानांतर तक पहुंचोगे, कथानक लगभग समान, कथानक क्या हो जाएगा, लगभग खत्म सा हो जाएगा, बिखरा हुआ कथानक आपको देखने को मिलेगा और ये प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कथानक लगभग क्या हो रहा है, समाप्त हो गया है। उसकी जगह कौन लेगा, मनोविश्लेषणवादी है तो कौन लेगा, मानसिक सत्य। यहाँ पर कहानी का पारंपरिक ढांचा प्रेमचंद के बाद से क्या होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। तो पारंपरिक ढांचे में क्या मिलेगा, आरंभ होगा, बिल्ट बनेगा पहले एक, फिर क्या होगा, उत्कर्ष, क्लाइमेक्स वगैरह आएंगे और बाद में क्या होगा, एक अंत होगा। तो ये सब श्रृंखलाबद्ध नहीं देखने को मिलता है। और जैसे प्रेमचंद की कहानियों में क्या होता था, आदर्शवाद से प्रेरित होती थी, अंत में क्या होगा, एक उद्देश्य परक बिंदु पर क्या होगी, कहानी समाप्त होती है। वैसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, भाषा का सजग और सधा हुआ प्रयोग करेंगे, ये शब्दों का अपव्यय, क्योंकि मानसिक में जब बात करते हैं ना, मानसिक मनोविश्लेषण की बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे, तो भाषा काफ़ी अच्छी होती है, सजग भाषा देखने को मिलती है। इन्होंने कुछ जब मैंने पिछली बार भी बताया था, जयशंकर प्रसाद की भी जब कहानियाँ थी, उसमें बिंब ये वगैरह प्रतीक तो मिलेंगे जब भी आंतरिक मनोविश्लेषणवादी धारा होगी। ये आगे ये कॉमन पॉइंट्स है जो हर बार आप अगर धारा को पकड़ लिए तो सब में आप यूज़ कर सकते हो। इन्होंने पत्र शैली को यूज़ किया है, चेतना प्रभाव प्रत्यावलोकन शैली का प्रयोग किया है, प्रतिदीप्ति फ्लैशबैक, मूवी में आप देखते हो मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, वैसे ही इन्होंने भी फ्लैशबैक तकनीक का उपयोग किया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इनके शिल्प की विशेषताएं हुई। जो बदलाव आपको दिख रहे हैं, उत्तर प्रेमचंद के ये महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। तो प्रेमचंद से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांजिशन होता हुआ नज़र आता है, और जो और अधिक दिखेगा हमें कहाँ पर, नई कहानी में देखने को मिलेगा। तो नई कहानी के बीज मैंने जैसे आपको बोया, इन्होंने क्या किया, पृष्ठभूमि तैयार की है। ठीक है, तो ये हमारे कहानीकार अज्ञेय हो गए। ठीक है, अब जो दूसरे कहानीकार हमें पढ़ने हैं वो है कौन, मोहन राकेश। देखो इसी नोट्स में दिया हुआ है, नई कहानी की विशेषता हमने कल देख ली थी, उसके बाद में अब हमें देखेंगे मोहन राकेश को। ठीक है, मोहन राकेश, देखिए मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन ये हमारे सिलेबस में है। तो नाटक तो हमारे सिलेबस में है, कहानी भी इनकी एक हमारे सिलेबस में है। ठीक है, जो आपको एक और ज़िंदगी नाम से देखने को मिलेगी, एक दुनिया समानांतर में। तो मोहन राकेश हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कवि कहानीकार, उपन्यासकार हो जाते हैं। तो ये कब के हैं, नई कहानी के दौर के रचनाकार हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। कहाँ कहाँ लिखा है, नाटक हमारे सिलेबस में है, तो नाटक, रंगमंच, उपन्यास सब लिखे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये किस पर बल देंगे, भोगे हुए यथार्थ पर और अनुभूति की प्रामाणिकता पर। ये बहुत डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए पुराने वीडियोस। ठीक है, अस्तित्ववाद का इन पे भी प्रभाव होगा, वो दौर ही अस्तित्ववाद का था। इनकी एक और ज़िंदगी हमारे सिलेबस में है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, खाली एक कहानी है, खाली और एक और इनका अस्तित्ववाद से प्रभावित रचना है, उसका प्रभाव है, वो भी देखने को मिलती है। स्त्री पुरुष संबंधों के बदलाव पर काफ़ी लिखते हैं, यही कहानी जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है कि हाँ, स्त्री की वर्जना विहीन सहज छवि को चित्रित करना, मिस पॉल, सुहागिने, ये बड़ी इनकी फेमस कहानियाँ हैं। जो हमने देखो बात की थी, नई कहानी की जब बात की थी, तो स्त्री की यौन नैतिकताएं वहाँ पर टूटने लगती हैं, ये हमने पढ़ा था। तो उसी बिंदु पर काफ़ी सारी कहानियाँ उस दौर के रचनाकार लिखेंगे। तो इन्होंने भी लिखी है मिस पॉल और सुहागिने। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी कलम चलाई है, मलबे का मालिक और परमात्मा का कुत्ता। ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा अगर होमवर्क में आपको देखना इनके बारे में एक एक दो लाइन आप जुटा सकते हैं। ठीक है, मोहन राकेश जैसे नाटक मैं बताऊँ कि मेरा तो प्रिय नाटककार है, मुझे बहुत अधिक पसंद है मोहन राकेश। तो इनके नाटकों में नाटकीयता है ना, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और नाटकीय तनाव को उत्पन्न करने में बहुत अच्छे तरीके से सक्षम रहते हैं। तो वही नाटकीयता इनकी कहानियों में भी देखने को मिलती है। ठीक है, और इनके कहानियों की शिल्प की क्या विशेषताएं हैं, चरित्रों में ना कोई नायक होगा ना खलनायक होगा, स्थिति प्रधान कहानियाँ, जहाँ पे नायक और नायकत्व या खलनायक तो नहीं होता है, स्थिति महत्वपूर्ण होती है, उनको स्थिति प्रधान कहानियाँ कहते हैं।
मतलब हम कई बार बोलते हैं ना कि यार उसकी गलती नहीं थी, परिस्थिति की गलती थी। इसका मतलब व्यक्ति ने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसमें परिस्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है। नायक और खलनायक तो क्या है, परस्पर घुलनशील है। एक दोनों ही एक ही जो पात्र होगा उसमें आपको कुछ अच्छी विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी और कुछ उसमें खलनायक के गुण भी देखने को मिलेंगे। तो वास्तविक खलनायक किससे बनता है, परिस्थितियों से बनता है। मतलब परिस्थिति ही व्यक्ति को क्या बनाती है, नायक बनाती हैं, और परिस्थिति ही व्यक्ति को क्या बनाती हैं, खलनायक बनाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। देखिए, आपने कभी देखा है कि दिल्ली मेट्रो पे कोई चलते चलते कचरा फेंक दिया स्टेशन पे? नहीं फेंका हो, नहीं फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल ऐसा है। तो वो नायक हो गया, अच्छा बंदा हो गया। और वही बंदा अगर जहाँ पे कचरा पड़ा होगा वहीं पे जाके कचरा फेंक देगा, चाहे खुले में ही पड़ा हो, चाहे स्टेशन पे कोई बहुत साफ सुथरा स्टेशन नहीं होगा तो वहाँ फेंक देगा। तो ये व्यक्ति में दोनों तत्व मौजूद होते हैं। वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को क्या करता है, ढालता है। ये चीज़ें इनकी कहानियों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, इनकी कहानियों के नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं। इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, तो हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, और देखिए कितने अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मरुस्थल, नाम देखिए आप, खंडर, वासना की छाया, कंबल, ये इतने अच्छे अच्छे नाम है ना, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस थोड़ा सा ये देखना है किसमें क्या लिखा है। तो 2-3 मैंने एग्जाम्पल रख लिए थे अपने एग्जाम में लिखने के लिए। खंडर, खंडर में क्या है, मंदिरों में धर्म के नाम पर पलने वाली विद्रुपताओं का इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। उसका नाम है खंडर। फिर एक रचना इनके मरुस्थल। तो मरुस्थल में क्या बताया इन्होंने, पूंजीवादी सभ्यता को इन्होंने मरुस्थल कहा है, और उनमें पनपते संबंधों का मरुस्थल। मतलब प्रतीकात्मक है ये थोड़ा, पर ये यही चीजें इन्होंने कही हैं। एक तो क्या बोला, पूंजीवादी सभ्यता का मरुस्थल बताया है, और उसमें पनपते संबंधों का मरुस्थल। देखिए, पूंजीवादी जो सभ्यता में है ना, वो संबंधों में एक टकराव देखने को मिलता है। संबंध जो होते हैं वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें उन्होंने बताया है। फिर एक वासना की छाया, ये यौन नैतिकता पर है। जो हमने बोले थे ना, यौन नैतिकता के दामन टूटने लगते हैं, उसी पर ये वासना की छाया कहानी लिखी गई है। इसमें क्या है कि बूढ़ा जाट अब पत्नी की मृत्यु के बाद स्त्री के सेवा सुख से वंचित हो जाता है। अब वो क्या करता है, निराश होकर, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपनी 13 वर्षीय बेटी को बदल कर अपने लिए औरत ले आता है। सोचो अपनी बेटी का ही वो क्या कर देता है, सौदा कर लेता है। तो ये वासना की छाया में बताया गया है। ठीक है, मलबे का मालिक विभाजन की समस्या पर आधारित है। जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस पर है ये मलबे का मालिक। ठीक है, कंबल एक और है इनकी कहानी। शरणार्थी की बेबसी व असहायता से लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं ये भी इससे विभाजन की समस्या से लिंक है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कहानियां हुई। कौन कौन सी हम, खंडर, मरुस्थल, वासना की छाया, मलबे का मालिक और कंबल, ये 3-4 कहानियों के बारे में आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हुए कौन, मोहन राकेश। कथानक के बारे में हमने देख लिया, अस्तित्ववाद का प्रभाव है, नवलेखन दौर के हैं, भोगे हुए यथार्थ और अनुभूति की प्रामाणिकता पर बल देते हैं। स्त्री की वर्जना विहीन छवि को भी इन्होंने क्या किया है, अपनी रचनाओं में बताया है। इनके शिल्प में नाटकीयता सबसे ज़्यादा प्रभावी मिलेगी। नायकत्व खलनायकत्व घुल जाएगा, एक ही पर्सन में नायकत्व और खलनायकत्व मिलेगा। ये सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। तो देखिए, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में याद रखोगे ना, तो मैं कल को बोलूँ कहानीकार मोहन राकेश के बारे में 5 पन्ने लिखो, आप उनको लिख दोगे। ठीक है ना, इसी प्रकार पढ़ना है। तो आज के जो लास्ट कहानीकार हैं वो हैं कृष्णा सोबती, महिला हैं ये। ठीक है, ये नारी लेखन की सबसे सशक्त हस्ताक्षर कहा जाता है इनको। कारण क्या है, नारी लेखन के समर्थक क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि नारी की समस्याओं को नारियां ही समझ सकती है, पुरुष नहीं। मतलब जो हम भोगा हुआ यथार्थ की बात कर रहे हैं ना, वही यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि भाई जो नारी है ही नहीं, उसने नारी की समस्याओं को भोगा ही नहीं, उसको अनुभूति की प्रामाणिकता है ही नहीं, उसने अनुभूति नहीं किया, तो वो कैसे नारी के बारे में लिख सकते हैं, ये इनका मेजर सवाल होता है। नारी लेखन के जो समर्थक होते हैं वो कहते हैं। तो इसमें वो क्या मानते हैं कि जो नारी है वही सबसे सशक्त हैं
किसको लिखने के लिए? नारी की समस्याओं को लिखने के लिए। तो उसकी एक कवित्री बोलते हैं हम, या कहानीकारी बोल लीजिए, जो कहानीकार है कृष्णा सोबती, वो इसकी सबसे क्या है, सशक्त हस्ताक्षर है। ये नारी लेखन की, नारी की समस्याएं हैं, जो नारी पर जो लिखना है उस पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, तो ये आगे भी क्या कहते हैं, जो नारी लेखन के समर्थक कहते हैं कि नारी की समस्या को कौन समझेगा? नारी। और क्योंकि संवेदना कितनी भी गहरी क्यों ना हो, स्वयं वेदना से गहरी नहीं हो सकती। बहुत ही प्यारी लाइन है ये, हर जगह आप लिख सकते हो। दलित चिंतन में आप लिख सकते हो। दलित चिंतन में भी बोला जाता है कि दलितों की समस्याओं को केवल दलित ही समझ सकते हैं। उन्हीं के द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वही सबसे प्रामाणिक साहित्य होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संवेदना कितनी भी चाहे गहरी क्यों ना हो, स्वयं वेदना से गहरी नहीं हो सकती। आपके देखिए यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें भी मैं तो बिल्कुल इस जो कथन है इससे पूरे तरीके से सहमत होता हूँ कि भाई जो यूपीएससी की तैयारी करता है ना, वही समझ सकता है कि उस दौरान क्या क्या झेलने को मिलता है या क्या क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। दूसरा, चाहे कितना भी उस चीज़ को देख ले, पर जब तक वो उस फील्ड में उतरेगा नहीं ना, तब तक वो उस चीज़ को फील नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल यहाँ पर भी ये जो पंक्तियाँ हैं वो सार्थक हैं कि स्वयं वेदना ही सबसे गहरी होती है, और यूपीएससी की स्वयं वेदना तो बहुत गहरी है। एनीवेज, चलिए, इनकी जो प्रसिद्ध जो कहानी है वो है मित्रों मरजानी। हिंदी की अब तक की सबसे बोल्ड कहानियों में शुमार अगर कोई कहानी है तो वो ये है। हमने कहा था कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगी यौन नैतिकता क्या होती चली जाएगी, टूटती चली जाएगी। तो ये स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं का क्या करती है, अतिक्रमण करती हुई नायिका को तमाम सामाजिक और संस्कारों विश्वासों को खारिज करते हुए यौन इच्छाओं को सहजता से स्वीकार करती है। ठीक है, मतलब ये है कि समाज के बंधनों में, संस्कारों में बंद कर एक महिला अपनी यौन जो इच्छाएं हैं उनको क्यों दमित करे, ये इनका महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसके पहले के संपूर्ण साहित्य में पुरुष यौन नैतिकता, यौनिकता क्या थी, केंद्र में थी। उसको एक ही झटके में तोड़कर स्त्री नैतिकता को स्वतंत्र पहचान देने का काम किसने किया? कृष्णा सोबती ने किया। और कौन सी रचना से किया? मित्रों मरजानी। पहले हर कोई बात कर रहा है कि पुरुष का यौन नैतिकता क्या हो रहा है, का वर्जन हो रहा है या दमित हो रही है, व्हाटएवर जो भी हो रहा है, पुरुष केंद्र में था। अब की बार कौन केंद्र में आए? महिला केंद्र में आई। कौन सी कहानी से? मित्रों मरजानी से। ठीक है, और जो कहानी है इनकी बादलों के घेरे, ये हमारे सिलेबस में है। बादलों के घेरे एक कहानी संग्रह भी है। इसमें नई कहानी की सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी जो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें देखी थी। रवि मन्नो इसके पात्र है। मैं बताऊंगा इस कहानी के बारे में जब हम एक दुनिया समानांतर की कहानियां पढ़ेंगे। एक इन्होंने पंजाब की विभाजन या देश विभाजन की त्रासदी पर भी लिखे। उस टाइम पे विभाजन पे लगभग जो कहानीकार हैं वो लिखते थे। अब इनके शिल्प की अगर बात करें, ये शिल्प की बात करूं मैं, तो कथ्य के अनुरूप ये भाषा यूज करती हैं। पारंपरिक अभिव्यक्ति को तोड़कर नई अभिव्यक्ति देने में सक्षम है। भाषा मन की सूक्ष्म संवेदनाओं के आधार पर है। देश शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग देखने को मिलता है। कुछ कहीं हद तक गालियों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। पंजाबी मिश्रित हिंदी देखने को मिलती है। पहली बार ऐसी भाषा शैली का विकास करने का श्रेय कृष्णा सोबती को जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। ये हमारे कौन सी कैटेगरी में आएगा भाई? MTR कैटेगरी में। मैंने बताया था मुझे तुम रटो। तो इनकी पहचान जो है वो साफ गोई की वजह से पहचान है। मतलब साफ गोई का मतलब है जो है वो बिना झिझके कह देना। ठीक है, तो पहली बार नारी को स्वतंत्र व्यक्ति का दर्जा किसने दिलाया? कृष्णा सोबती ने। तो बहुत ही मतलब इनके बारे में इतने सारे पॉइंट्स हैं आपके पास में। तो अगर कृष्णा सोबती के बारे में कोई बात आती है, एक प्रश्न भी आया था पिछले सालों में जो मैंने आपको जो कल जो PDF ग्रुप पे शेयर किया है उसमें ये प्रश्न सारे दिए हुए हैं। आप अटेम्प्ट करना, नोट्स को देखने के बाद, मेरे समझाने के बाद आप अटेम्प्ट करोगे तो काफ़ी आपको सहायता वहाँ पर मिलेगी। तो देखिए, अब कहानी का जो पेपर 1 का जो काम है वो पूरा हम कर चुके हैं। सारे मैंने रिवीजन आपको करा दिया है। पेपर 1 से रिलेटेड अभी कुछ बचा नहीं है। पेपर 1 आपका पूरा हो चुका है। तो देखिए, हमने ये जो 5 कवि हैं ये हम पढ़ लिए हैं।
तो अब अगर मैं बात करूं तो ये जो पिछले 3 दिन का जो घटनाक्रम है, जो हमने पढ़ी हैं चीज़ें, इससे पेपर 1 का जो पूरा पार्ट है वो आपका पूरा ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, पढ़ चुके हैं हम। तो पेपर 1 वाला पार्ट अब हम पढ़ चुके हैं। आने वाले दिनों से अब हम शुरू करेंगे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों से। जो हमारे प्रेमचंद की 16 कहानियाँ तो प्रेमचंद की हमारी सिलेबस में है, और एक दुनिया समानांतर की कई सारी कहानियाँ हैं इसमें। 25 के करीब होनी चाहिए, 25 से 28 कहानियाँ होनी चाहिए। ये कहानियाँ भी हमारे सिलेबस में है। पढ़ने का क्रम क्या होगा, संक्षिप्त में आपको मैं इन कहानियों के बारे में बताऊंगा, इनके पात्रों के बारे में बता दूंगा, ताकि एक मोटी मोटी पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। और इसके एक चार्ट फॉर्मेट में हम कोशिश करेंगे आपको इसके नोट्स उपलब्ध करा दें, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। तो इसी प्रकार प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ेंगे और इसी प्रकार एक दुनिया समानांतर की कहानियाँ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी कोई भी सुझाव होगा तो उसको समय समय पर हम फीडबैक के थ्रू ले लेंगे, और उसमें कोई अगर सुधार करना हुआ तो वीडियोज़ में सुधार कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइएगा, आप फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और कुछ कमियां लगी या कुछ अच्छाई लगी, जो भी आपका फीडबैक होगा वो ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।